सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग और एक मॉडल ऑफ एन एटम की बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही लंबा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है जो हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वो है रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले कौन सा मॉडल हमने पढ़ा और रदरफोर्ड ने किस मॉडल पे काम या रिसर्च स्टार्ट की। तो इसके पहले रदरफोर्ड के ही प्रोफेसर थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था। वो मॉडल के बारे में एक बहुत छोटा सा वीडियो मैंने इसके पहले डाला हुआ है, तो वो आप देख लीजिए। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। थॉमसन ने ये बोला था कि एटम एक तरबूज की तरह है, एक वाटरमेलन की तरह है, जिसमें वो जो रेड पार्ट है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर एम्बेडेड, उसके अंदर में फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज। तो ये उन्होंने बताया। अब रदरफोर्ड की बारी आई, और रदरफोर्ड क्योंकि थॉमसन के स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड ने थोड़े से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ, थोड़े से अपने नॉलेज के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया कि थॉमसन जो बोल रहे हैं वो चीज़ सच है या कुछ और किस्सा है। एटम कुछ अलग तो नहीं दिखता कि वाटरमेलन जैसे ही दिखता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सेट किया और थॉमसन की ही आइडिया पे बेस किया कि अगर ये रीडिंग्स उनको बराबर मिल गए जैसे एज एक्सपेक्टेड है, तो वो बोल सकते हैं थॉमसन की जो थियरी है वो बराबर है। बट उनको आगे चल के क्या मिलता है वो हम देखेंगे, और सरप्राइजिंग बात ही होने वाली है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको भी सरप्राइज हो। अदरवाइज आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन कैसे होते हैं। बट एक कोशिश करेंगे हम लोग थॉमसन के नज़रिए से, या फिर उस टाइम के जो नॉलेज है उससे हम लोग इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो कितने सरप्राइजिंग है। ओके, सो शुरू करते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले देखते हैं क्या था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय गोल्ड फॉइल, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बात हो रही है, हम लोग इसको धीरे धीरे देखते हैं कि ये सब क्यों उन्होंने यूज किया और क्या है वो। सो सबसे पहले देखते हैं गोल्ड फॉइल। तो आपने आई थिंक देखा होगा कि मिठाई के ऊपर में सिल्वर फॉइल होता है, कभी कभी कुछ मिठाई के ऊपर गोल्ड फॉइल भी होता है। तो वो जो गोल्ड फॉइल होता है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत पतला। मतलब अगर आप वो गोल्ड को ऐसे टच भी करोगे आप, तो वो जो फॉइल है वो टूट जाएगा। मतलब इट इज सो थिन, दैट गोल्ड फॉइल इज सो थिन दैट इफ यू डोंट हैंडल इट विथ प्रॉपर केयर इट विल ब्रेक। सोचो, मेटल टूट जाएगा। इट्स सो लाइट कि वो ऐसे एयर में फ्लोट भी कर सकता है। इट इज सो लाइट। तो गोल्ड फॉइल उन्होंने यूज किया, और ये गोल्ड फॉइल ऐसे रखा और इस पर जोर जोर से उन्होंने अल्फा रेज की क्या बॉम्बार्डमेंट किया। तो ये रहा गोल्ड फॉइल, यहां से अल्फा रेज को उन्होंने मारने का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब ये अल्फा रेज क्या है और गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जब अल्फा रेज इसमें मारेंगे तो उन्होंने ये चेक करना था, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना था कि जब इसमें अल्फा पार्टिकल्स मारेंगे तो वो कैसे स्कैटर होंगे। स्कैटर मतलब आर पार चले जाएंगे या फिर स्कैटर होंगे। अगर आप कोई चीज इस पे मारते हो, जैसे मैं पानी मारता हूं, तो आप देखोगे कि इस पे पानी मारते पानी स्कैटर हो जाएगा। बट अगर मैं इस पे कोई एक्स रेज मारता हूं या फिर मैं इस पे कोई बहुत पावरफुल रेज मारता हूं, तो वो मेरे हाथ के थ्रू चले जाते हैं, राइट। सो ये जो गोल्ड फॉइल है उस पर अगर मैं अल्फा रेज मारूंगा तो क्या होगा, ये उनका एक्सपेरिमेंट सेटअप था। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि उन्होंने गोल्ड क्यों यूज किया। अब देखो, उनको गोल्ड इसलिए यूज करना पड़ा बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी मैलिएबल मेटल। मैलिएबल, बहुत मैलिएबिलिटी, मतलब आप उसको इतना थिन फॉइल में बना सकते हो, उतना थिन में आप कॉपर को या आयरन को नहीं बना सकते हो। तो उन्होंने बहुत थिन एक शीट बनानी चाहिए, उसके लिए उन्होंने गोल्ड यूज किया, और वो इतना थिन हुआ दैट इट वाज 1000 एटम्स थिक। नाउ 1000 एटम्स थिक, इतना वो गोल्ड फॉइल बना। नाउ लेट मी जस्ट टेक यू बैक कि एटम कितना छोटा होता है। एटम इतना छोटा होता है कि अगर मैं 1000 एटम्स 1 2 3 4 ऐसे लाइन में भी लगा दूं तो भी वो इतना थिन होगा कि उसको मुझे 1000 एटम्स थिक नहीं, 1000 एटम्स थिन बोलना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी थिन, राइट। मतलब
वो अगेन मैं वही बता रहा हूँ, जब आपके पास जो मिठाई आती है उस पर जो सिल्वर फॉइल होता है उसको आप टच करो तो भी टूट जाता है, इट इज़ सो थिन। उससे भी थिन उन्होंने बनाने की कोशिश की क्योंकि वो चाहते थे कि उसमें से अल्फा रेज आर पार निकल जाए। सो उन्होंने गोल्ड क्यों यूज किया? बिकॉज इट इज वेरी मैलिएबल एंड ही कुड गेट 1000 एटम्स थिन एज अ शीट, राइट। वॉट आर अल्फा रेज नाउ? अब उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया वो समझ गए। अल्फा रेज क्या है? तो अल्फा रेज बेसिकली हीलियम का मतलब हीलियम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो तो जो बचता है, बट अभी तक हमने इतना कुछ डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि अल्फा रेज हैव मास 4u। नाउ आपको पता है u, हमने पिछले चैप्टर में u की बात की है, u है एटॉमिक मास यूनिट, राइट। नाउ इस अल्फा रेज का जो मास है वो किससे बना है, न्यूट्रॉन्स वगैरह, उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे बिकॉज तब सिर्फ इतना ही पता था कि अल्फा रेज का मास इतना होता है, ठीक है। सो अल्फा रेज का ये मास काफी ज्यादा है 4u, और इसको हम लोग बहुत हाई स्पीड से इसको भेजेंगे। तो होगा ये कि जब हम अल्फा रेज इसको हाई स्पीड में भेजेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होगी उस अल्फा रेज की, राइट। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब रदरफोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनकी टीम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सीधा पास हो जाएगा और थोड़ा सा स्कैटर होगा। स्कैटर क्यों होगा देखते हैं, समझते हैं। रदरफोर्ड के दिमाग में था थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड आउट इन द वॉल्यूम, पूरे एटम में हर जगह वो जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, वैसे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो वो ये सोच रहे थे कि जब मैं अल्फा रेज मारूंगा तो अल्फा रेज के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, इतना ज्यादा मास है, इतनी ज्यादा स्पीड है कि ये इसमें से पार तो हो जाएंगे, बट आपको पता है अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये मैंने बात नहीं बताई आपको, बट ये होता है +2 का चार्ज होता है इसमें, ओके। बेसिकली इट इज पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एटम के पॉजिटिव स्फीयर के पास में आएगा और उसके अंदर घुसेगा तो वो थोड़ा सा रिपेल होगा, थोड़ा सा उसका ट्रैक चेंज हो जाएगा। सपोज यहां पे कुछ होता ही नहीं तो ये सीधा निकल जाता, बट अब यहां कुछ है और वो कैसा है, पॉजिटिव। जो हम मार रहे हैं वो भी पॉजिटिव और जो यहां है वो भी पॉजिटिव। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, रदरफोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके यहां वहां चला जाएगा। ये उन्होंने सोचा था। सो फिर से एक बार देखते हैं गोल्ड हमने क्यों यूज किया और अल्फा रेज क्या होते हैं, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। और उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था थॉमसन के प्रपोजल पे, जो उनके थियरी पे, बिकॉज थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें से निकल जाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, राइट। सो दिस वाज हिज सेटअप एंड दिस वाज हिज लॉजिक। ये उन्होंने बेसिकली उन्होंने खुद ने नहीं किया, उनके रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ठीक है। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि चीजें निकल जाएगी थोड़ी सी डाइवर्ट होके, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके, बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल। सो इस एटम का पॉजिटिव और इसका अल्फा रेज का पॉजिटिव, ये दोनों रिपेल हो जाएंगे। सो ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। क्या एक्सपेक्ट किया था? लिटिल डिफ्लेक्शन बट पास थ्रू, ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया, ठीक है, एंड पास थ्रू, राइट। अब देखते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशंस क्या थे, राइट। अब उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत ही सरप्राइजिंग थे, वो अभी हम देखेंगे। उन्होंने ये देखा कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट मतलब 99% अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू। अब बोल रहे कि यार स्ट्रेट थ्रू, हाँ यहां पर भी जाने ही वाले थे पास थ्रू, बट सी ये पास थ्रू और ये स्ट्रेट थ्रू में फर्क है। देखो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर मैं यहां पे कुछ भी नहीं रखूं गोल्ड फॉइल और फिर भेजूं तो वो सीधा जाएगा ना। अभी जब यहां पर गोल्ड फॉइल है तो ये सीधा कैसे जा सकता है? इट्स लाइक मैं जब इसमें से पास कर रहा हूं तो अल्फा रेज ऐसे जा रही है जैसे यहां पे कुछ है ही नहीं। सो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि ये सीधी सीधी कैसे चलेगी। दैट वाज वन सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन। लेट्स लुक एट द सेकेंड।
ओनली सम, एक्चुअली यहां सम नहीं, ओनली सम, थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब कुछ डिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज तो एटम में पूरा होना चाहिए, ऐसा थॉमसन ने बोला था। बट उन्होंने देखा ओनली सम अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड। मैक्सिमम का क्या हुआ, सीधे निकल गए, ऐसे सीधे निकल गए जैसे कि रास्ते में कुछ था ही नहीं। सो ओनली सम पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग ऑफ दीज थ्री इज दिस, 1 out of every 12,000 और ऑन एन एवरेज 12,000 में से एक रे अल्फा पार्टिकल ऐसी थी। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, हमारे अल्फा पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड और बहुत हाई एनर्जी के साथ जा रहे हैं और हमने एक्सपेक्ट किया है कि वो सीधे निकल जाएंगे। बट 1 out of 12,000 ऑन एन एवरेज रीबाउंड बाय 180 डिग्री। Now what does that mean? That means ये कि गोल्ड फॉइल पर जब मैंने अल्फा पार्टिकल मारा तो 12,000 में से एक ऐसा था जो ऐसे गया तो सही, पर जब इसमें इससे कांटेक्ट आया तो तुरंत डायरेक्शन बदल के वापस आ गया। Now this was the most surprising thing because he was not expecting this. He was expecting कि हमारा पार्टिकल तो बहुत एनर्जेटिक है, सामने ये जो चीज है वो तो सब फैली हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चीज ऐसी हो कि मैं एक मारूं तो वापस आ जाए? ऐसा यहां पर क्या है? ये तो बहुत पतला सा फॉइल है, मैंने इसमें कुछ मारा तो वापस कैसे आ गया? सो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। सो ये सेटअप था और ये ऑब्जर्वेशंस थे। दीज वर द ऑब्जर्वेशंस। अब इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक चीज, एक और सेंटेंस उन्होंने बोला जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका सेंटेंस था कि he said that he felt like a 15-inch shell। 15-inch shell मतलब कि 15 इंच का, 1 फीट का, मतलब ऐसा मोटा कोई रॉकेट होता है या बॉम्ब होता है, बड़ी सी गोली होती है। अगर एक बड़ी सी गोली आप एक शीट ऑफ पेपर मतलब कि लाइक अ वेरी थिन पेपर, ठीक है, अगर आप शीट ऑफ पेपर पे 15 इंच मतलब बहुत एनर्जी वाला गोली चलाओगे और अगर आपको ऐसा, सो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? यू विल एक्सपेक्ट कि सीधा चला जाएगा। बट अगर इतनी बड़ी गोली पेपर के शीट से वापस पलट के आ जाए, पेपर की शीट से गोली वापस पलट के आ जाए, तो आपको कितना सरप्राइज होगा, कितना आश्चर्य होगा। दैट इज वॉट ही फेल्ट व्हेन ही सॉ दिस। इट वॉज सो पावरफुल, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा रेज में, दैट ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग टू कम बैक। So this is a very, very good, interesting topic, interesting sentence which is given in your textbook. Okay. So now ये थे हमारे observations। अब देखते हैं कि इस observation से उन्होंने क्या conclude किया। तो हम लोग इसको हटा देते हैं। So उन्होंने क्या conclude किया वो देखते हैं। So he concluded one thing, ठीक है, concluded actually 3 things, conclusions. So clearly उनका conclusion ये था कि थॉमसन का मॉडल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बट नंबर 1, अब नंबर 1 को हम लोग इस नंबर 1 से रिलेट करके बोलेंगे कि जब मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स अगर सीधे सीधे निकल गए जैसे कि कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ये गोल्ड फॉइल में हमको लग तो रहा है कि गोल्ड फॉइल पूरा है, बट फिर भी एटॉमिक लेवल पे मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। सो ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम was या फिर is empty। Now this is surprising। अगर ये पूरे गोल्ड फाइल मुझे दिख रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा है कुछ खाली है, बट अगर ये सब कुछ है, पूरा भरा हुआ है, तो इसमें से अल्फा रे सीधे सीधे चले कैसे गए? सो ही सेड दैट इट मेंट ओनली वन थिंग, दैट मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी। बिकॉज अगर सब कुछ सीधा चला गया मतलब खाली ही होगा, दिखता नहीं है, बट ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स तो यही बता रहे हैं।
नंबर 2 बोलते हैं ओनली सम अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड, मतलब कि मैंने बहुत सारे मारे, बहुत सारे तो सीधे चले गए बट कुछ कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब द पॉजिटिव चार्ज वॉज नॉट स्प्रेड। जैसे थॉमसन ने बोला था कि वो स्प्रेड आउट है पूरे वॉल्यूम में, तो उन्होंने बोला नहीं, अगर ऐसा होता तो हर कोई डिफ्लेक्ट होता, बट थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब द पॉजिटिव चार्ज वॉज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल स्पेस, थोड़ी सी जगह पर ही थे वो। इसका मतलब कि थोड़े से अल्फा पार्टिकल जो उतनी सी जगह के पास से जाते थे वो डिफ्लेक्ट हो जाते थे बस। एंड द थर्ड वन ही सेड ऑन दिस, सो ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन सेकेंड कंक्लूजन बताता है, और थर्ड ऑब्जर्वेशन से थर्ड कंक्लूजन ये निकालते हैं वो कि ऑल द मास, नियरली ऑल द मास is concentrated in one place. See, अगर मैं बहुत एनर्जेटिक चीज यहां पे मार रहा हूं और कोई एक चीज वापस आ गई, एक भी चीज वापस आ गई, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वहां पर मुझे एक ऐसा मानना ही पड़ेगा कि एक ऐसी जगह है जो इतनी स्ट्रांग और इतनी मैसिव है कि उसने मेरे अल्फा पार्टिकल को वापस भेजने की हिम्मत की, इतनी उसमें ताकत है, इतना उसमें मास है। सो उन्होंने ये बोला कि ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन स्मॉल वॉल्यूम, वन प्लेस। नाउ दिस इज ऑल सरप्राइजिंग बिकॉज हमको गोल्ड फॉइल दिख रहा है, पूरा गोल्ड फॉइल है, बट अगेन अगर कोई एक चीज वापस आ रही है इतनी एनर्जेटिक, इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर एक छोटी सी स्पेस में ही सारा के सारा मास होगा। तो उन्होंने ये तीन चीजें कंक्लूड की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये तीन कंक्लूजन के बाद उन्होंने और क्या क्या बातें बोली। तो मैं और बातें देखता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, और यहां से हमारे 2-3 क्वेश्चंस भी आने ही वाले हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो दीज वर द कंक्लूजन विच आई रोट हियर, सो लेट मी रिमूव दिस। ओके, व्हाट वाज आई राइटिंग हियर? ऑल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या कंक्लूड किया बेस्ड ऑन द अबव कंक्लूजन्स। उन्होंने एक थियरी बनाई और वो थियरी के उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए। वो 3 पोस्टुलेट्स आपको समझने चाहिए, पोस्टुलेट्स या फिर उनकी थियरी। ठीक है, तो व्हाट वर हिज पोस्टुलेट्स? फर्स्ट पोस्टुलेट था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर जहां पर सारा की सारा मास है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑल्सो। सो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर वेयर ऑल मास इज प्रेजेंट। सी, ये यहां से आया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी एंड मोस्ट या ऑल द पॉजिटिव चार्ज वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल प्लेस, और मास भी वहीं पे है। तो उन्होंने बोला देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, वहां पर और सारा मास है और सारा चार्ज है is present. He called it a nucleus. थॉमसन के केस में कोई न्यूक्लियस नहीं था, थॉमसन के केस में सब कुछ था। जैसे बोलते हैं ना एक सेंटर होता है, जैसे सब एमपीज दिल्ली में जाके पार्लियामेंट में ही बैठते हैं, हर जगह नहीं बैठते, राइट? सो वैसे ही रदरफोर्ड को ऐसा लगा कि एक जगह है जहां पर सब पॉजिटिव चार्ज और सारा मास वहीं बैठता है, छोटी सी जगह में। उन्होंने नेक्स्ट बात ये बोली कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या किस्सा है। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस। सो पॉजिटिव चार्ज की जगह मिल गई अपने को, सारे के सारा मास भी वहीं पे है। हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, 2000 टाइम्स नियरली ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारा की सारा मास और चार्ज सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन्स कहां है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इन सर्कुलर पाथ्स। तो सर्कुलर पाथ्स भी लिख लेते हैं, इन सर्क्यूलर पाथ्स। ठीक है, ये उन्होंने बताया एज अ सेकेंड पोस्टुलेट। और जो उनका तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने बताया वो था साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ न्यूक्लियस is
very small as compared to the atom. तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी एनालॉजी है. सो इमेजिन एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम. क्रिकेट स्टेडियम में इफ यू पुट अ पीनट इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, वो जो क्रिकेट का पिच होता है उसमें अगर आप एक छोटा सा पीनट रखो, तो वो जो पीनट है दैट साइज इज द न्यूक्लियस एंड द फुल स्टेडियम इज द एटम. और वो पीनट से लेकर स्टैंड्स तक, पीनट से लेकर जहां लोग बैठते हैं वो स्टैंड्स पे इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं. सो ये पीनट, ये इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस से लेकर स्टैंड तक बीच में क्या है? बीच में एटम खाली है. मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी. सो वो एम्प्टी क्या है? सब कुछ इस पीनट में है, सब कुछ, सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सारा के सारा, ऑलमोस्ट सारा के सारा मास इस पीनट में है, पूरे स्टेडियम का. और आप जब ग्राउंड क्रॉस करके स्टैंड्स में जाओगे, वो स्टैंड्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो है अपने ऑर्बिट्स, जो उन्होंने बताया, सर्कुलर ऑर्बिट्स. सो दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग इट इज. मतलब इतना बड़ा एटम है स्टेडियम, बट एवरी पॉजिटिव चार्ज एंड एवरी ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट स्मॉल पीनट. सो दिस इज व्हाट एन एनालॉजी विच आई थॉट ऑफ. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इससे आपको रियलाइज होगा कि ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये जो मैं देख रहा हूं, मेरा भी या इस फोन का भी हर चीज का मास एक्चुअली वो छोटी सी जगह पे है. बहुत सारा स्पेस इस बॉडी में, बहुत सारा स्पेस इस फोन में तो खाली है, राइट. वन मोर सरप्राइजिंग थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर, जो आपकी बुक में नहीं है, इज दैट रदरफोर्ड वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि अगर all the positive charge was concentrated in one place, why is that positive charge not repelling each other? आपको पता है positive या negative repel each other. So when all the positive charge is together, how can you say or how can you even believe that they are together? अगर मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन लाया, तो यू विल डेफिनेटली से दैट सर ये तो दूर दूर चले जाएंगे. बट वो न्यूक्लियस में एक साथ कैसे बैठे हैं was one more surprise which Rutherford had, and he had no answer for that. So anyway, this was one interesting experiment which Rutherford did. उस पर कुछ observations मिले, कुछ conclusions किए, और फिर यहाँ पर उन्होंने conclusions पे based कुछ postulates दिए अपनी theory के, right? So this was Rutherford's experiment and his theory. But again, उसके भी कुछ demerits थे. One demerit, there is only one demerit which we will discuss, I think, here. So let's say demerits. So इतना सब कुछ करने के बाद भी रदरफोर्ड की कुछ गलतियां निकल गई. एंड दिस इज हाउ साइंस वर्क्स, राइट. साइंस ऐसे ही डेवलप होता है धीरे धीरे. सो demerit, one demerit was that he could not explain why that electron is moving in circular orbit, but it does not fall into the nucleus. देखो, न्यूक्लियस में सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज है, राइट. और ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है. बट देन ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई दिस नेगेटिव चार्ज विल नॉट फॉल इनटू दिस न्यूक्लियस. मतलब अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा. तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि न्यूक्लियस में अट्रैक्ट हो जाए, नहीं हो जाए, हो जाना चाहिए. और फिर अगर आप सोचो, अगर वो पूरा स्टेडियम में जो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में, उस पीनट में ही आ गए, तो वो पूरा स्टेडियम विल ओनली बिकम लाइक अ पीनट साइज, राइट. सो इस पूरी दुनिया में हर चीज इतनी छोटी हो जाएगी, बट ऐसा तो नहीं होता. सो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई दैट इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स will not fall into the nucleus. So he could not explain that. So that was one demerit जो आप अपने words में लिख सकते हो. So he could not explain why atoms don't collapse. Electron nucleus में क्यों नहीं चला जाता? He could not explain. Right? So that was one demerit. I think that's all for his theory. But इस पे हमारे कुछ questions बचे हैं, उसको हम जल्दी से कर लेते हैं. These are very very important questions in terms of your syllabus. So let's see question number 2.
सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इन सेक्शन 4.2, they are asking on the basis of Rutherford's model of an atom which subatomic particle is present in the nucleus. So see, अभी तक हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई है. So out of electron and proton, subatomic particle, which one resides in the nucleus? So he said that only positively charged, that is proton, resides in the nucleus according to Rutherford's theory. आपको बाद में मालूम होगा कि उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थियरी ही सेड दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स. उनको न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, राइट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी देखा, इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल अदर देन गोल्ड. सो अगर आप कोई और मेटल यूज करो जैसे कॉपर वगैरह, सी अगर आपने कॉपर या आयरन या कुछ भी यूज किया तो भी आपको वही ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे. बट उन्होंने गोल्ड क्यों यूज किया? बिकॉज वो उनको बहुत पतला एक स्ट्रिप चाहिए था, 1000 एटम्स थिक जितना ही उनको चाहिए था. उससे ज्यादा वो थिक करते तो वो टूट भी जाता. सो इफ यू कैन गेट अ वेरी थिन स्ट्रिप यू विल स्टिल गेट द सेम ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज दुनिया में जो एटम्स है वो सारे एटम्स ऐसे ही बने हैं. तो आपको यही ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे कि मैक्सिमम चीजें स्ट्रेट चली गई, कुछ कुछ चीजें कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो गए और एक रेयर अल्फा रे वापस आ गया. ऐसा होगा, गोल्ड हो या कुछ भी हो ऐसा ही होगा, बिकॉज दुनिया में सारे एटम्स ऐसे ही है, ऐसा हमको पता चला. सो देयर विल बी नो डिफरेंस इन हिज ऑब्जर्वेशंस इफ ही कुड टेक एनी अदर एलिमेंट. And question number 3 in the exercise says what are the limitations of Rutherford's model. जो हमने देखा, राइट, फिर से मैं बताऊंगा नहीं. हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. यस, सो यू हैव टू पुट टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइस एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग चॉइस. सो आपको ट्रू एंड फॉल्स जैसे ही या फिर राइट एंड रॉन्ग जैसे लिखना है. Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of. Rutherford की इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज डिस्कवर हुई? सो फर्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिक न्यूक्लियस. क्या रदरफोर्ड के पहले न्यूक्लियस का कंसेप्ट था या नहीं? नहीं. रदरफोर्ड के पहले थॉमसन ने बोला था कि सब कुछ फैला हुआ है, राइट. सो ऐसा कोई एक जगह पे नहीं है. सो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये बात पक्की होती है कि न्यूक्लियस का कंसेप्ट उन्होंने नया बताया, राइट. नेक्स्ट, क्या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से? नहीं. इलेक्ट्रॉन्स हमको पहले से पता थे, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. क्या प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई? नहीं. प्रोटॉन की डिस्कवरी भी गोल्डस्टाइन के एक्सपेरिमेंट के बाद हुई. तो प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, बस उनको पता चला कि प्रोटॉन्स कहाँ है, एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह पे न्यूक्लियस में है. और डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की? नहीं. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इससे नहीं हुई. उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि पॉजिटिव चार्ज ही वहां पर होते हैं, राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15 आई गेस. यस. जाने से पहले एक आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को हम जल्दी से इस थियरी से रिलेट कर लेते हैं. मुझे वो डायग्राम पहले देना पसंद नहीं, बिकॉज इट मेक्स नो सेंस इनिशियली. So right now let's see what diagram he proposed. So उन्होंने ऐसे 1000 एटम्स थिक उन्होंने वो फॉइल लिया था. Now what he bombarded was अल्फा रेज. बहुत सारे अल्फा रेज उन्होंने बॉम्बार्ड किए. नाउ ये एटम कैसा है? गोल है और न्यूक्लियस ये है. सो हर एक का न्यूक्लियस है. ये कब पता चला हमको? ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद. सो इसलिए इसको डायग्राम को पहले मत देखो, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत ऑर्डिनरी है. नहीं. सो लेट्स सी, जब ये वाली अल्फा रे जाएगी तो ये इससे पास में है तो ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट. अच्छा, ये वाली जो अल्फा रे है ये किसी से भी पास में नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूर है, तो ये स्ट्रेट चली जाएगी. ये अल्फा रे का क्या होगा? ये अल्फा, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूं, ये अल्फा रे का क्या होगा? ये अल्फा रे सीधा न्यूक्लियस पे जाके लगेगी, राइट. रिमेंबर,
न्यूक्लियस में पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा की पूरा मास है, तो जब ये सीधा जाएगा तो उसमें इतना ज़्यादा मास है कि वो दीवार की तरह उसके सामने खड़ा हो जाएगा और ये फिर से रिबाउंड होके चला जाएगा, राइट, 1 in every 12,000। सो बहुत सारे सीधे चले गए, कुछ स्कैटर भी हो गए, और ये वाला भी दूर है इसलिए सीधा चला गया। सो नाउ दिस डायग्राम मेक सेंस टू यू बिकॉज द एटम इज लाइक दिस, उसका सब कुछ एक ही छोटी सी जगह पे है। ये इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस हमको मिले, राइट। फिर से एक बार, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड, सीधे सीधे चले गए जैसे कि कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये भी रे रह गई, अच्छा ये भी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये पास में है। सम रेज गॉट डिफ्लेक्टेड, क्योंकि थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास में अगर कुछ रेज गई तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड वन वेरी लकी रे और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, वो रे सीधा न्यूक्लियस को जाके मारी और 180 डिग्री हेड ऑन कोलिजन हुआ, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स थियरी। मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो रियलाइज कि ये उस जमाने की बात है जब 100 साल हो गए इस चीज़ों को, और तब हमको एटम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें पता होना भी बहुत शॉकिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग था, और इन चीज़ों के लिए भी नोबेल प्राइज उनको मिलते थे। अभी धीरे धीरे 10-20 साल के बाद रदरफोर्ड के हमको ये भी पता चला कि रदरफोर्ड की थियरीज में भी या रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स में भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, जिसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट हमारे जो सीन में आने वाले हैं नील्स बोर, उनकी थियरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। छोटी सी उनकी थियरी है, ज़्यादा हम उस पर डेल्व नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में नील्स बोर, इसको अच्छे से पढ़े और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ाई करते रहे तब तक।